गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। नमस्ते। देखिए, आज से एक नई सीरीज शुरू होने जा रही है बिजनेस स्टैंडर्ड का, जिसमें इकोनॉमी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होंगी मैं वो आपको दे दूंगा। ठीक है, उसके साथ में आपको पीडीएफ भी मिलेगा और इसका कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। आज से स्टार्ट हो रहा है सीरीज। तो आज खास क्या है, देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड में कुछ कोर सेक्टर के बारे में न्यूज़ आया कि कोर सेक्टर स्लो हुआ है लगभग पिछले 6 सालों से। कोर सेक्टर को समझने से पहले हम पहले आपको कुछ दूसरी न्यूज़ दिखाएंगे, तो वो देखते हैं पहले। ये देखिए, ये आरबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट है और ऑफिशियल वेबसाइट में आप एक्सचेंज रेट देखेंगे तो आईएनआर यानी भारतीय रुपया 1 यूएस डॉलर के मुकाबले कितना है, 93.3483, लगभग 94 रुपया, लगभग 94 रुपया। तो ये क्या है, बहुत बुरी गति हुई है हमारी। तो कुछ लोगों को आप सुनते होंगे न्यूज में, तो वो ये बोलते हैं कि हमारे पास, हमें डॉलर से क्या लेना देना, हमारे जेब में तो रुपया होता है। तो ऐसे लोगों को दरकिनार करते करते हुए एक तटस्थ नजरिए से हमें देखना होगा कि भारतीय रुपया इतना कमजोर कैसे हो गया। ठीक है, अब भारतीय रुपया कमजोर होने का इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, ये भी, इस पे भी बात करेंगे हम। ठीक है, तो भारतीय रुपया अगर कमजोर हो जाता है तो इसका क्या मतलब है। देखिए, भारतीय रुपया कमजोर होने का सीधा सा मतलब ये है कि बाहर जो भी चीजें हम इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि भारत जो है बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, इंपोर्ट ज्यादा करता है, तो हमारे ऊपर बहुत भार बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ। देखिए, भारत क्या क्या इंपोर्ट करता है, इंडिया क्या क्या इंपोर्ट करता है, ऑयल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स, गोल्ड, ज्वेलरी, डिफेंस की चीजें, फर्टिलाइजर। तो देश के हिसाब से इंडिया का मेजर इंपोर्ट क्या क्या है, चाइना। चाइना सबसे बड़ा सप्लायर है, तो हम चाइना से सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। क्या इंपोर्ट करते हैं, मोबाइल पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं, डिस्प्ले चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप, टीवी पार्ट्स, फार्मा एपीआई। एपीआई क्या होता है, दवाई बनाने का जो रॉ मटेरियल होता है उसको एपीआई बोलते हैं। ठीक है, तो जो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन का लगभग 60 से 70% पार्ट जो है चाइना से आता है। सऊदी अरेबिया, इराक, रसिया से हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, लेते हैं, इंपोर्ट कराते हैं। क्या, क्रूड ऑयल, पेट्रोल डीजल बनाने के लिए, नेचुरल गैस वगैरह। तो 80% से ज्यादा ऑयल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। यूएस से क्या लेते हैं, हाईटेक और डिफेंस इंपोर्ट करते हैं, एयरक्राफ्ट, बोइंग प्लेन्स, एडवांस मशीनरी टेक्नोलॉजी, डिफेंस इक्विपमेंट, ये सब चीजें हम जो है इंपोर्ट कर रहे हैं। यूएई से क्या लेते हैं, हम गोल्ड लेते हैं, सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, दुनिया का, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया से इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल लेते हैं, जैसे कोल हो गया, स्टील बनाने के लिए, मिनरल हो गए, ये सारी चीजें। कनाडा से क्या लेते हैं, पल्सेस, दाल, फर्टिलाइजर हो गया। ठीक है, कभी कभी इंडिया अपने जो दाल है, जब हमारी दालों की कमी हो जाती है तो हम बाहर कनाडा से पूरी करते हैं। तो एक लाइन में क्या बोलेंगे कि इंडिया जो है एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक, गोल्ड और रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है, मेनली चाइना, मिडिल ईस्ट और डेवलप्ड कंट्रीज से। ठीक है, तो जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारा एक्सचेंज रेट के मामले में भारतीय रुपया इतना कमजोर होता चला जा रहा है, तो हमारी ये सारी चीजें जो है बहुत महंगी मिलेंगी और इसका इम्पैक्ट आम जीवन पे दिखेगा। अब देखिए, इंपोर्ट क्या क्या करते हैं, ये तो हमने देख लिया। एक्सपोर्ट क्या करते हैं, देखिए एक्सपोर्ट करने में हम गुड्स एक्सपोर्ट क्या करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, यानी जो पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं हम, रॉ ऑयल, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेंगे, फिर उससे हम रिफाइन करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फिर वो एक्सपोर्ट करते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयां वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं, आईटी एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज। कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं, टॉप मार्केट कौन सा है, यूनाइटेड स्टेट लार्जेस्ट है, यूएई है, नीदरलैंड है, चाइना है, यूके है, यहाँ हम एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो एक्सपोर्ट करते हैं वो बाहर कितनी डिमांडिंग है। तो जवाब इसका ये है कि बहुत ज्यादा डिमांड नहीं होती। वैल्यूएबल चीजें हम, जो ग्लोबल सप्लाई चेन से में जुड़े, वो चीजें हम ज्यादा सप्लाई नहीं करते, एक्सपोर्ट नहीं करते, ये दिक्कत है। तो एक लाइन में बोले कि जितना ज्यादा हम एक्सपोर्ट नहीं करते उससे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो हम ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं हमेशा। और भारतीय रुपया का इतना नीचे गिरना, इतना गिरते जाना, अगर ये गिर रहा है भारतीय रुपया, तो हम ट्रेड डेफिसिट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हमारे ऊपर महंगाई इतनी ज्यादा होगी कि आम जनजीवन जो है अस्त व्यस्त जैसी हालत होने वाली है। अब देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड में जो न्यूज मैं आपको दिखाने वाला था वो न्यूज पे बात करते हैं। इंडिया कोर सेक्टर हेडेड फॉर रोज स्विंग इन 6 ईयर, 6 सालों में सबसे खराब परफॉर्मेंस हुआ है कोर सेक्टर का, यानी कोर सेक्टर स्लो हुआ है। अब हम समझेंगे कि कोर सेक्टर क्या होता है। ये इकोनॉमी क्लास जब चलती है, फाउंडेशन क्लास, तो इकोनॉमी में हम समझ जाते हैं कि कोर सेक्टर क्या होता है और कोर सेक्टर में क्या क्या आता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कोर सेक्टर में क्या क्या आता है। देखिए, कोर सेक्टर में 8 इंपॉर्टेंट सेक्टर है: कोयला, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनिंग प्रोडक्ट्स, पेट्रोल डीजल, फर्टिलाइजर, खाद, स्टील, इस्पात, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। ये सेक्टर पूरी इकोनॉमी का बेस होता है। इनका ग्रोथ स्लो मतलब इकोनॉमी स्लो। इसका मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए आपको कोई साइकिल बनानी है, ठीक है, तो साइकिल बनाने के लिए क्या क्या लगता है, लोहा लगेगा। ठीक है, लोहा के लिए लोहा लगेगा और उसके टायर 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 वगैरह यूज होंगे, तो आपको टायर जरूरत होगा, मतलब आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, तब जाके एक फाइनल गुड आप बना पाएंगे, यानी साइकिल बना पाएंगे। तो ये जो रॉ मटेरियल है वो तो बेस हो गया।
अगर रॉ मटेरियल महंगा हो गया, महंगा हुआ तो क्या होगा, आपकी साइकिल भी महंगी होगी और मार्केट में साइकिल महंगा बिकेगा। तो ये जो कोर सेक्टर है ना, ये कोर सेक्टर वो रॉ मटेरियल्स है जो सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर को हेल्प करती है, इनपुट देती है उनको। इनके जरिए सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर तैयार चलता है। अगर ये महंगा होगा, अगर ये कोर सेक्टर महंगा होगा या स्लो होगा, तो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर पे भी उसका इंपैक्ट दिखेगा। तो न्यूज में क्या है कि फरवरी में ग्रोथ 4.7% से गिरकर 2.3% हो गया है। 2.3% होने का क्या मतलब है, मतलब ग्रोथ तो हो रही है लेकिन ग्रोथ स्लो हो गई है। मतलब मान लीजिए किसी फैक्ट्री में एक साल में 10 प्रोडक्ट बनते थे, ठीक है, तो फिर अगले साल उसी फैक्ट्री में 10 प्रोडक्ट ना बन करके 7 प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ग्रोथ तो है लेकिन ग्रोथ स्लो हो गया। प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन प्रोडक्शन जो है स्लो हो गया है, स्पीड आधी हो गई है। तो और इसी न्यूज में बिजनेस स्टैंडर्ड का जो अभी स्क्रीनशॉट दिखाया उसमें न्यूज है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये लास्ट के 6 साल का सबसे वीक परफॉर्मेंस हुआ है, ठीक है। कौन कौन सा सेक्टर वीक हुआ है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, ये सेक्टर वीक हुए हैं। एनर्जी सेक्टर डाउन है, मतलब बहुत बड़ा कंसर्न है। एनर्जी सेक्टर डाउन होने का मतलब ये है कि अगर क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस अगर ये सब वीक हो रहे हैं तो और जो सेकेंडरी सेक्टर में है जो इन पे डिपेंडेंट है वो चीजें नहीं चलेंगी और बहुत ज्यादा महंगी होगी। देखिए कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, और कोर सेक्टर में इसको 40% वेटेज मिला हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसको बहुत ज्यादा वेटेज मिला हुआ है। मतलब अगर ये स्लो हुआ तो इंडस्ट्री स्लो, जीडीपी ग्रोथ पर इंपैक्ट पड़ने वाला है और जॉब पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अब देखिए कोर सेक्टर को कोर सेक्टर क्यों बोलते हैं, कोर सेक्टर से क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक कोर सेक्टर जो है इनपुट देते हैं इंडस्ट्रीज को। अगर स्टील से क्या होता है, कार, रेलवे, बिल्डिंग बनती है। सीमेंट से क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। इलेक्ट्रिसिटी जो है हर इंडस्ट्री में जानी है। ऑयल से क्या होगा, ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री, मशीन वगैरह चलता है। तो कोर सेक्टर मतलब रॉ पावर प्लस बेस मटेरियल। अगर ये स्लो हुआ या कम हुआ तो आगे सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर पे इंपैक्ट पड़ना ही पड़ना है। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो आईआईपी है वो क्या है, वो एक इंडेक्स है जो बताता है कि देश में इंडस्ट्री यानी उद्योग कितना प्रोड्यूस करती है। तो एक लाइन में याद रखने वाली बात क्या है कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 40% वेटेज का मतलब ये है कि कोर सेक्टर का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स का पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए उनको परफॉर्मेंस से ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ सिग्निफिकेंटली प्रभावित होती है। इसलिए कोर सेक्टर को 40% वेटेज दिया जाता है, सब इन्हीं पे डिपेंडेंट होता है। और न्यूज में मैंने बताया था कि 4.7% से गिरकर 2.3% होने का सीधा सा मतलब ये है कि जो ग्रोथ है वो बिल्कुल आधी हो गई है। तो ये एक फ्लो चार्ट देखिए, कोर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो कोर सेक्टर में ये रॉ मटेरियल प्लस एनर्जी देते हैं। तो कोल से क्या होगा, बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। स्टील से क्या होता है, मशीन बना सकते हैं। सीमेंट से बिल्डिंग बनाने के लिए, मतलब ये सामान प्लस ताकत देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, फैक्ट्री इन चीजों का इस्तेमाल करके फाइनल प्रोडक्ट बनाती है। स्टील से कार, सीमेंट से बिल्डिंग, ऑयल से प्लास्टिक, फ्यूल। तो कोर सेक्टर से मिली चीजों को प्रोडक्ट में बदला जाता है। सर्विसेज में इन प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाया जाएगा, ट्रांसपोर्ट से, ट्रक, ट्रेन से, बैंकिंग से, शॉप ऑनलाइन सेलिंग से, लोगों तक पहुंचना प्लस सर्विस देना। तो ये जब कोर सेक्टर हिलेगा तो ये सेकेंडरी और टर्सरी पे इंपैक्ट डालेगा। तो स्टेप 4 में सीधा सा मतलब ये है इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी जब प्रोडक्शन होता है, सेलिंग होती है, सर्विस चलती है, तब जॉब बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है। अगर ये सब स्लो होगा तो ये इन सब पर इंपैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अब सवाल है कि ये अचानक से ऐसा क्यों देखने को मिला है। पहला तो ये है कि रूस यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, वो तो है ही। मिडिल ईस्ट में जो इतना बड़ा टेंशन फैला हुआ है वो हुआ है। और एनर्जी सेक्टर कमजोर क्यों हुआ है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आपको बिजनेस स्टैंडर्ड में जुड़ी हुई इस तरीके की इकोनॉमी की न्यूज आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। इंडिया कोर सेक्टर हेडेड फॉर रोज स्विंग इन 6 ईयर, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है आपके जीवन में। और इसमें ये दिखाया गया कि केवल अभी नहीं, आने वाले 2-3 सालों तक, 2-3 सालों में ये महंगाई इतनी बढ़ेगी और आप में इंपैक्ट आपके घरों तक दिखेगा। कोर सेक्टर का हिल जाना, कमजोर हो जाना, स्लो हो जाना, इसका मतलब यह है कि भारत का ग्रोथ स्लो हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।